देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। कोरोना की इस दूसरी लहर में जिन जिन राज्यों ने लॉकडाउन लगाया है वहां पर मामले कम हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या पूर्ण लॉकडाउन से मिलेगा सावधान समाधान? क्या पूरा देश एक मिलकर इस लॉकडाउन से कोरोना की इस दूसरी लहर को हरा सकता है? और क्या कोरोना को हरा सकता है उस रामबाण से जो भारत में विकसित हुआ है? क्योंकि भारत में विकसित वो दवा जो कोरोना पॉजिटिव से आपको कुछ दिन के अंदर कोरोना नेगेटिव बना सकती है, उस पर करूंगी आज बात महाभारत में। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। क्या देश में पूर्ण लॉकडाउन का समय आ गया है? लॉकडाउन लगेगा पर लापरवाही कैसे रुकेगी? राजधानी में हालात बेहतर, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। देसी संजीवनी से होगा कोरोना पस्त। जिन पेशेंट्स को स्टैंडर्ड केयर के साथ ये दवाई दी गई है उनका बेहतर इलाज हो पाया है। दूसरी लहर में कोरोना पहले से ज्यादा दिक्कत दे रहा है। मरीज पल पल सांसों के लिए लड़ रहे हैं। ना तो ऑक्सीजन नसीब हो रहा है, ना अस्पताल में बेड मिल रहे हैं। सुस्त सिस्टम के हालात इतने खराब हैं कि मरीज दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। कोरोना के इस त्राहिमाम को रोकने के लिए सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या अब पूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है? जिन जिन राज्यों में लॉकडाउन लगा है वहां पर हालात बेहतर हो रहे हैं। दिल्ली और यूपी में अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यानी राज्य सरकारें मान रही हैं कि कोरोना को मात देने के लिए फिलहाल लॉकडाउन सहारा है। मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकारें प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन तो लगा रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद लापरवाह लोग बाज नहीं आते। महामारी को बढ़ावा देने के लिए बड़ी आबादी बिना मास्क, बिना 2 गज दूरी के बेपरवाह घूम रही है। कोरोना जो अब शहर से गांव तक पैर पसारता जा रहा है, ऐसे में लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि दूसरी लहर का खतरा इतना बड़ा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीजों में कई और बीमारियों के लक्षण नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा है ब्लैक फंगस का खतरा। ये ब्लैक फंगस मरीजों की आंखों की रोशनी पर प्रभाव डाल रहा है। जिन लोगों में डायबिटीज है उनमें इसका संक्रमण देखा जा रहा है। ये जो ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के बारे में हम सुन रहे हैं, ये एक पुरानी बीमारी है। जब हम डॉक्टर्स को देना ही पड़ता है स्टीरॉयड, और उस वक्त कोविड के वायरस की वजह से भी ये बन सकता है। अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो और उसके साथ स्टीरॉयड दिया जाए तो बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस बन जाता है। यानी कोरोना बेहद खतरनाक होता जा रहा है, जो ठीक होने के बाद भी खतरे की घंटी बना हुआ है। ऐसे में कोरोना को मात देने के लिए देसी संजीवनी आ गई है। डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ रामबाण तैयार कर लिया है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें इस दवा से फायदा होगा। ये दवा न सिर्फ वायरस पर वार करेगी बल्कि पुनः इन्फेक्शन से भी दूर रखेगी। जिन पेशेंट्स को स्टैंडर्ड केयर के साथ ये दवाई दी गई है उनका बेहतर इलाज हो पाया है। जिसे कहते हैं कि रिकवरी रेट जिस है वो 3 दिन पर ऑक्सीजन डिपेंडेंस भी उनकी ज़्यादा कम हुई है, और 3 दिन पर ऑक्सीजन डिपेंडेंस करीब 30-35% का फ़र्क है दोनों आर्म्स में। रामबाण दवा तो आ गई है, लेकिन ये कब तक आप तक पहुंचेगी? आज महाभारत में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी कि कोरोना से ठीक होने के बाद गंभीर बीमारी आपको कैसे शिकार बना रही है, उनका उपाय क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि बढ़ते संकट में लॉकडाउन भी एक दवा है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है श्री गंगाराम अस्पताल के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक, चेयरमैन है रैडिक्स हेल्थ केयर के। मैं बार बार कहती हूं महाभारत में कि इस समय डॉक्टर ही भगवान है, और आज एक बार फिर हम इस महाभारत में डॉक्टर्स की राय जानेंगे उन सब बीमारियों के बारे में भी जो कोरोना के चलते और लोगों को हो रही हैं। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा।
मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अजय वर्मा, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और साथ ही सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत करूं महाभारत की, उससे पहले जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है वो आपको बता दूं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं जिन राज्यों ने लॉकडाउन लगाया वहां पर कोरोना का ग्राफ प्लेटो हुआ है। प्लेटो होने का मतलब मामले बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए बड़ी खबर आपको बताऊं, मैं बड़ी खबर आपको बताऊं उससे पहले आज बता दूं कि महाभारत में बड़ी खबर आपको बता दूं कि दिल्ली यूपी में 17 मई तक बढ़ा है लॉकडाउन। 17 मई तक दिल्ली और यूपी ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी, यानी कल से मेट्रो सेवा नहीं चलेगी दिल्ली में, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए। और जिस तरह से कोरोना पर काबू पाने की कोशिश हो रही है उसमें दिल्ली में मेट्रो सेवा बंद की गई है। अब कल से दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी और 17 मई तक दिल्ली और यूपी में लॉकडाउन लगा रहेगा। ये इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं, क्योंकि कोरोना पर काबू पाने के लिए ये तमाम कोशिशें इस वक्त जारी हैं। महाभारत में मैं आज जिन मुद्दों को उठाने वाली हूं, महाभारत में मैं आज जिन मुद्दों को उठाने वाली हूं, क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही समाधान है? क्योंकि अलग अलग राज्यों ने तो लॉकडाउन लगाया, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की जरूरत है? सवाल आज पूछ रही हूं कि कब बंद होगी वैक्सीन पर सियासत। अभी अलग अलग राज्यों से बयान आ रहे हैं और वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं थम रही है। सवाल पूछ रही हूं क्या भारत ने खोज निकाला है कोरोना का इलाज, क्योंकि जिस वंडर ड्रग की हम बात कर रहे हैं वो कितनी कारगर होगी, इस पर भी आज बात करेंगे। हमारे साथ DRDO के साइंटिस्ट भी जुड़ेंगे और हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या ये वंडर ड्रग कोरोना पर पार पाने के लिए काम करेगी, क्योंकि भारत ने लगातार वैक्सीन विकसित की है। उन्हीं वैक्सीन का ये आज हमें जिस तरह से सिला मिल रहा है कि वैक्सीन ही हथियार बन गई है कोरोना की इस लड़ाई में। और इसीलिए मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर वली आपके साथ और डॉक्टर रवि मलिक के साथ, क्योंकि मैं राजनीतिक अखाड़े में उतरूं डॉक्टर मोहसिन वली, उससे पहले मुझे लगता है कि आपकी गाइडेंस, डॉक्टर्स की गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर वली, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन भी हो तो ये दोनों तरफ से एक तरह का प्रभावी वार होगा इस वक्त इस दूसरी लहर से निपटने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन तो अब एक ऐसी जरूरत बन चुका है और मैं इसको सिंप्लीफाई करके बार बार कहता हूँ, अपने पैरों पे लॉकडाउन और अपनी नाक पे मास्क का लॉकडाउन, बस हो गया लॉकडाउन। और ये जो ट्रेनें बंद हुई उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि 28 ट्रेन लोगों ने कहा अब नहीं जाएंगे। तो आपने जो ये सब बातें की हैं बहुत अच्छी हैं, जो इस पे वैक्सीन पे बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने एक वंडर ड्रग रिसर्च की है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इन साइंटिस्टों को हमें हाथ डालना चाहिए, इनको सराहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी एक रिसर्च दी है जो बहुत सिंपल है और जो पेशेंट्स की ऑक्सीजन डिमांड को कम करती है। और इस वक्त ऑक्सीजन की क्राइसिस है, तो ये दोनों तीनों। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, वैक्सीन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन के लिए हमको बहुत सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और किसी स्टेज पर भी वैक्सीन की शॉर्टेज का इंडिकेशन कहीं नहीं मिलना चाहिए, कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलना चाहिए वैक्सीन खत्म हो गया है। लोगों की लाइनें लंबी नहीं दिखनी चाहिए। स्कूलों में, स्टेडियम्स में और बड़ी बड़ी ऐसी जगह वैक्सीनेशन का हमको एक वो करना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नाम दिया था, उत्सव नहीं बल्कि ये तो कंपलसरी है, वॉर फुटिंग है। ये बहुत बड़ी वॉर फुटिंग लेवल पे वैक्सीन है। जी मैं सवाल आपसे ये पूछूंगी डॉक्टर मलिक, क्या ये समय है कि अब हम मेट्रोज रोक दें? क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कल से दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी, दिल्ली यूपी ने लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ा दिया। मैं एक डॉक्टर से जानना चाहती हूं ये इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मेट्रो क्यों बंद कर दिया आपने, 17 तक लॉकडाउन क्यों बढ़ा दिया? डॉक्टर मलिक। सुचरिता जी, इस वक्त बहुत ज्यादा जो आपदा है वो काफी गहरी है। आप देखिए कि 4-4 हजार लोगों की डेली मृत्यु हो रही है। 4000 बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े को हमें रोकना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जो है मेट्रो वगैरह जब से ये आया कि एरोसॉल से भी ये इन्फेक्शन हो जाती है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन है। जिन स्टेट्स के अंदर, जैसे दिल्ली की बात करें तो 33% पॉजिटिविटी रेट है। इमेजिन कीजिए 33%। अभी तो हम टेस्ट नहीं कर रहे, अब 10 लाख लोगों का टेस्ट करके दिल्ली में देखिए तो पता चलेगा कितने सारे लोग हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक या
माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, जो कि छुपे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों की जान बचाने के लिए मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन जो है वो एक विकल्प तो नहीं है, लेकिन एक कंपल्शन जरूर है, जो कि हमारे को करनी बड़ी जरूरी है। चाहे इकोनॉमी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हमारे लोगों की जानें बच जाएंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चिंता सुचरिता जी एज ए प्रोफेशनल हम लोगों के बीच में है, वो ये है कि थर्ड वेव भी ना कहीं आ जाए, तो उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी अभी से बढ़ानी चाहिए और तत्परता के साथ में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ वैक्सीन लगनी चाहिए। क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं, मैं आपको बता दूं जितने लोगों को वैक्सीन लगी थी, मैं दोबारा बता रहा हूं, जितने लोगों को वैक्सीन लगी थी उनको बिल्कुल भी ये बीमारी जो है सीवियर नहीं हुई है। माइल्ड केसेस जरूर इक्का दुक्का आए हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसको वैक्सीन लगी हो और उसको सीवियर बीमारी हुई हो और वो आईसीयू में पहुंच गया हो। तो वैक्सीन बहुत बड़ा हथियार है हमारे सामने। ये दवाइयां तो हैं ही, इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जैसे और बड़ी अच्छी चीज है, इंडिजिनस दवाई बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और ये भी बता दूं, इसके ट्रायल्स बहुत पहले से चल रहे हैं, जून से चल रहे हैं और प्रॉपर फेजिक वाइज में इसके क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। क्लिनिकल ट्रायल 3 तक हमने कंप्लीट कर दिए, जिसमें कि 27 हॉस्पिटल्स जो हैं वो थे और उसके बाद में एक पुख्ता मेडिसिन हमारे हाथ में आई है। लेकिन अभी भी हमारे को वैक्सीनेशन बढ़ानी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो थर्ड वेव सितंबर अक्टूबर में दोबारा से आ सकता है। ये थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा लगता है डॉक्टर मलिक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक थर्ड वेव फिर से आ सकता है। लेकिन मैं वैक्सीन को लेकर एक बार चारू प्रज्ञा के पास जाऊंगी, क्योंकि चारू प्रज्ञा मुझे ये बताइए चारू कि जब बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं मान रही हूं, राजनीतिक, क्योंकि बहुत सी बातें इस पर होती है, लेकिन अभी डॉक्टर मलिक ने भी ये बात कह दी, डॉक्टर वली ने भी ये बात कही है कि वैक्सीन की कमी ना हो, इसे सुनिश्चित करना किसका काम है? चारू, राज्य आपसे बार बार मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि वैक्सीन की आपूर्ति कीजिए, आपको करनी होगी। चारू। सुचारिता, आप ठीक बोल रही हैं। हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन हमारे देश में एकदम जैसे बोल सकते हैं ना 6th गियर पे चल रहा है। आज 17 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और हर दिन लाखों की संख्या में इस नंबर में लोग जुड़ते जा रहे हैं। वैक्सीन में बीच में थोड़ी सी जो राजनीति हुई ना, उसकी वजह से शायद बोल सकते हैं कि रोड में एक बम्प आ गया था, लेकिन अब वो भी क्लियर हो रहा है। नए नए वैक्सीनेशंस को हमारे देश में क्लियरेंस मिलती जा रही है। स्पुतनिक की ओरिजिनल वैक्सीन को मिली, स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन को अब क्लियरेंस मिली है, आज भी कुछ नई वैक्सीन को क्लियरेंस के लिए भेजा गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है आज की तारीख में भी 70 लाख से ज्यादा रिजर्व्स में वैक्सीन हमारे पास हैं और जब तक ये पूरी होंगी उससे पहले प्रदेशों को नई वैक्सीन मिल जाएंगी। चाहे वो नए ड्रग्स की बात हो या अपने देश में बनाई हुई अपनी वैक्सीन की बात हो, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि हम एक आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। और केवल आपदा को हम अवसर में नहीं बदल रहे, हम अकेले आगे नहीं बढ़ रहे। जब हमारे पास कोई सुझाव होता है, हमारे पास कोई दवाई होती है, हम उसे अकेले अपने पास नहीं रखते, हम उसे दुनिया के कोने कोने में बांटते हैं। आपने सुना होगा फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये बात भारत के लिए कही कि हमें किसी की लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है वैक्सीन के ऊपर या दवाइयों के ऊपर। भारत ने ह्यूमैनिटी के लिए इतना बड़ा काम किया है कि सारी दुनिया आज इसीलिए भारत की मदद करने के लिए आगे बढ़कर आ रही है। सतीश जी, ये दुखद है, वहां पर यूरोपियन यूनियन तारीफ कर रहा है कि मुश्किल के समय में और देशों की भारत ने मदद की। एक मिनट सतीश जी, मैं सवाल पूछ लूं उसके बाद आप बोलिएगा, पूरा समय आपको दूंगी सर। मुश्किल के समय में भारत ने साथ दिया, हमें वैक्सीन दी, आज इसीलिए भारत के साथ खड़े हैं यूरोपियन यूनियन के देश, हम सब खड़े हैं। ये फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं, और आज देश के अंदर आप लोग सवाल उठाते हैं। ये दुखद नहीं है सतीश जी? देखिए सुचारिता जी, ये बड़ा एक सवाल है कि 2014 से इस देश में एक माहौल बना है कि तमाम विदेशी जो बात कहते हैं, सरकार कहती है कि यही ठीक है, लेकिन देश के लोग जो कहते हैं उसकी बात कोई नहीं मानता। मैं आज सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा। राहुल गांधी विदेशियों की बात दोहराते हैं, वहाँ के सर्वे ऑफ इंडिया में छापते हैं, हमको अनसेफ टू विमेन बताते हैं, तो विदेशों की बात ठीक हो जाती है। की बात नहीं कर रहे ना आप, इधर से इधर की बात करते हैं। अगर वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, तो अगर पूरा वैक्सीनेशन भी चलाओगे तो 6 महीने लगेंगे वैक्सीनेशन को कम्प्लीट होने में। आपके पास 6 महीने से ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मुद्दा यहाँ वैक्सीनेशन के ऊपर चर्चा नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकार जो है ऐसी वो कौन सी गतिविधियां हो कि लोगों को बचाया जा सके। आज गांव के अंदर कोरोना फैल चुका है। ये दिल्ली और शहर और मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ,
गांव के अंदर मैक्सिमम लोग जिनके पास संसाधन नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए, ऐसी स्थिति में गांव में कोरोना ना फैले। देखिए तमाम मेडिकल एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं। मैं एक चीज सतीश जी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। सतीश जी देखिए, दो चीजें हैं सतीश जी कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ है और आरंभिक अवस्थाओं में उसको 5 दिन का ट्रीटमेंट मिल जाए, मात्र 5 दिन का ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट है उसकी दवाइयों की भारत में कमी नहीं है, पूरे देश में वो दवाइयां उपलब्ध है। कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, आप वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। नहीं सर इस मुश्किल समय में ये तो बात मत कहिए कि नियत में खोट है, जानबूझकर। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जानबूझकर नहीं पहुंचा रहे हैं, दवाई है पर दे नहीं रहे हैं। सर इतना निर्मम कोई नहीं है इस वक्त में। और विपक्ष सतीश जी को यहाँ पर ये मत बोलिए कि दवाई है पर पहुंचा नहीं रहे क्योंकि नियत में खोट है। किसकी नियत में खोट है सर? मानवता खत्म हो रही है। नहीं किसकी नियत में? सर मैं मानती हूँ मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग इस समय में कालाबाजारी कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, अनजान की मदद कर रहा है। सरकारी कर्मचारी भी पैरों पे खड़े होकर 40-40 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे सरकारी डॉक्टर घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेवा का काम कर रहे हैं। आप नियत की और मानवता की बात मत करिए। हो सकता है कि 100 लोगों में 2 राक्षस निकले। बिल्कुल मैं इस बात में पूरी तरह सहमत हूँ चारू से। एक सेकंड सतीश जी और चारू, आप एक एक करके बात करेंगे सर तो लोगों को समझ आएगा। और मैं ये भी चाहूंगी, हमारे पैनल में बहुत से वरिष्ठ डॉक्टर्स भी हैं, तो मुझे लगता है और किसी के लिए नहीं, उनके लिए गरिमा बनाए रखें कि आप एक एक करके बात करें, क्योंकि इस समय मैं बार बार कहती हूँ डॉक्टर्स राह दिखाते हैं। डॉक्टर सतीश जी एक सेकंड सर, आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मेरे को सुझाव है कि जो सरकार के पास संसाधन है कोरोना को लेकर के, जो 4 या 5 दिन जो तमाम मेडिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। गांव के अंदर अगर किसी व्यक्ति को दवाइयां मिल जाए तो भारत में उपलब्ध है, तो हम जो मेडिकल, ठीक है मैं विनय जी से पूछ लेती हूँ आपका सवाल। विनय जी क्या ये है कि गांव में दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं? एक मिनट सर आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, मैं विनय जी से पूछ लेती हूँ। विनय जी क्या ये हकीकत है कि आज गांव में दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं? और अगर नहीं पहुंच रही, क्योंकि मैं डॉक्टर वली से भी पूछूंगी, डॉक्टर मलिक से भी पूछूंगी, क्योंकि अगर दवाइयां नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि सब तक ये मुहैया करानी है। डॉक्टर विनय जी। सुचारिता, एक बात पहले समझिए कि भारत में 17 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी जनसंख्या है उसके 5 गुना है। तो लॉजिस्टिकली कितना एक बड़ा होता है भारत में वैक्सीनेशन प्रोसेस, लेकिन फिर भी 17 करोड़ हुआ है। दूसरा, वंडर ड्रग है और वंडर कंपनी है। वंडर कंपनी है डीआरडीओ कोई हेल्थ वाली कंपनी नहीं है, मिसाइल बनाती है, टैंक्स बनाती है, और उसने एक वंडर ड्रग का इजाद किया है। मैं अपने देश पे फख्र महसूस करता हूं, इसकी लीडरशिप पे, जो इसके साइंटिस्ट हैं, इसकी लीडरशिप, उस पर फख्र महसूस करता हूं। जिन लोगों को इस देश पे शर्म आती है उन लोगों पे इस देश को शर्म आती है। उन लोगों को जो बड़े बड़े अखबारों में और दुनिया के अखबारों में आर्टिकल्स लिख रहे हैं हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए, और जिनको बुरा लग रहा है कि दुनिया भारत की तरफदारी क्यों कर रहा है, उन पर मुझे भी शर्म आ रही है और इस देश को भी शर्म आ रही है। और सुचारिता, ये देश और मेरे जैसे आम आदमी, हम दोनों फख्र महसूस कर रहे हैं डीआरडीओ जैसी संस्थाओं पर, और इस देश की लीडरशिप पे, इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप पे, और इस देश की साइंटिस्ट और जो आपके पैनल में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वैसी लीडरशिप पे हमें फख्र है कि हम भारत जैसे देश में हैं, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जो पूरी जनसंख्या है उसके 5 गुना ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर चुका है सफलतापूर्वक। और जिस वक्त वैक्सीन विकसित हुई, सर ये भी हकीकत है अजय जी कि जब वैक्सीन विकसित हुई, वैक्सीन की खेप तैयार थी, बहुत से नेताओं ने, आपकी पार्टी के भी बहुत से लोगों ने कहा हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और उस समय ये वैक्सीन दूसरे देशों को दी गई। लेकिन आपको समस्या है कि अब क्यों दी गई, उस समय क्यों दे दी गई, ये समस्या अब है। उस समय बोलना चाहिए था कि वैक्सीन लगवाइए, आगे आकर कहना चाहिए था। अब आपको समस्या है कि क्यों दे दी उस समय दूसरे देशों को। समस्या जी अजय जी। सुचेरिता जी, देखिए भारत जो है विश्व गुरु बनने की तरफ जब चल रहे थे, हमें वैज्ञानिकों की नियत पे कोई भी संदेह नहीं है, डॉक्टरों के ऊपर कोई संदेह नहीं है, आपके ऊपर कोई संदेह नहीं है। संदेह तो पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है। थैंक यू सर, आपने हमें छोड़ दिया। हॉस्पिटल में लाइन लग रही है, सिलेंडर्स नहीं है, वैक्सीन नहीं है।
आप कह रही हैं कि सारी चीजें मान ली गई, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो फिक्स करिए। और दूसरी बात यह है कि आप इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं, तो बहुत सारे टैक्स आप सारे ले। सर, मैं विलेन नहीं ढूंढना चाहती, मैं हीरो ढूंढना चाहती हूँ इस मुश्किल के समय में। मैं विलेन पे फोकस नहीं है, मेरा फोकस हीरो पर है। और जो बात चारू ने कही कि अगर ऐसे लोग हैं जो आज के समय में भी वैशीपन कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो उसमें वो भी हैं जो बढ़ चढ़कर आगे मदद कर रहे हैं। और मैं उन लोगों पर फोकस करना चाहती हूं जो आज के समय में फोकस मदद कर रहे हैं और इस पूरे कोरोना काल से लोगों को निकालने में लगे। जीएसटी सरकार को हटानी चाहिए। नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को वैक्सीन फ्री करनी चाहिए। हाँ। कमाने के तो बहुत सारे धंधे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर और पीएम हाउस पर, और आपके सारे चीजों पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च आप कर सकते हैं, जिसकी इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। बीच में मैडम बोलिए मत, अभी आप थोड़ा सुन लीजिए। लोग सभ्यता आपकी देखेंगे कि आप सभ्य महिला हैं। नहीं, वो इंतजार कर रही हैं। आप कर रही हैं इंतजार, आप बोलिए अपनी बात बोलिए। मुद्दे की बात है, राजनीति मत करिए। सुचेत बोलिए अपना पॉइंट बोलिए अजय जी। आप ये राजनीति आप कर रहे होंगे भाई साहब, मौतों पे राजनीति आप कर रहे होंगे। इस तरीके की बातें आप मेरे सामने मत बोलिए। हर मौत पर आंसू टपका के रो रहे हैं हम लोग। आपके परिवार में अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तब जाके पता चलेगा। आप ऑक्सीजन की देखिए, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पताल, शमशान, अजय जी को अनजानों की प्रॉब्लम भी चुभ रही है। सुचारिता, इनसे बोलिए, इन्हें अगर जमीनी हकीकत नहीं पता है तो ये यहाँ पर बैठ के अजय जी मैं एक चीज आपसे कहूंगी, अजय जी मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि बहुत से लोग इस वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से सर एक मिनट, मैं आपको ये बताऊं, व्यक्तिगत रूप से चारू बहुत लोगों की मदद इस मुश्किल की घड़ी में कर रही है अजय जी, और मैं जानती हूँ कि आप भी कर रहे हैं। इसीलिए इस समय ये बातें करने का नहीं है। बताओ कितनी लोगों की मदद करी है मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा कि चारू कर रही है तो अजय जी भी कर रहे हैं, लेकिन आप सर आज 8-9 महीने तक सर ये समय गिनाने का नहीं है कि हमने कितनों की मदद की, ये समय आगे बढ़ने का है। क्यों गिना रहे हो? हम सर्टिफिकेट पे फोटो नहीं छपवाते, दरिया में डालो, कुछ कर पा रहे हो तो ठीक है। मैं इस वक्त एक बड़ी खबर पर जा रही हूँ, एक मिनट, मैं सर एक बड़ी खबर पर जा रही हूँ इस वक्त कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर, एक मिनट मैं बता दूं, उसके बाद आपके पास वापस आऊंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। निर्माताओं को निर्देश दे केंद्र सरकार के हर महीने 60 लाख डोज दिल्ली को मिले, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को यह निर्देश दिया जाए कि 60 लाख डोज दिल्ली को मिले। हमें हर महीने 60 लाख टीके चाहिए। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि टीकाकरण के लिए एक नया ऐप बनाया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कोविन में दिक्कतें हो रही हैं, तो हम क्यों ना एक राज्य के लिए ऐप बनाएं। ये चिट्ठी लिखी है डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। वो कह रहे हैं हर महीने हमें 60 लाख टीके चाहिए। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अरविंद केजरीवाल की मांग है कि 60 लाख टीके हमें दिया जाए, लेकिन इसी के साथ साथ इन टीकों के साथ साथ इस वैक्सीनेशन के साथ साथ एक और बड़ी सफलता जो भारत के हाथ लगी है, वो वंडर ड्रग, वो रामबाण, जो कि कोरोना मरीजों की मदद कर सकता है। 2DG यानी कि वो दवाई जो कि भारत में निर्मित है, डीआरडीओ ने बनाई है। और इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से आप देखेंगे कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट जल्द से जल्द नेगेटिव कर देती है अगर आप इस दवाई का सेवन करें। इसी के साथ साथ जो ऑक्सीजन पर निर्भरता है वो कम कर देती है ये 2DG दवाई। आप इसे अगर लेंगे और आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपकी ऑक्सीजन पर निर्भरता धीरे धीरे कम होगी अगर आप ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। और इसी के साथ साथ मरीज में जो वायरस है यानी कोरोना वायरस का दम घोटने में मदद करती है, यानी उस इन्फेक्शन आपके शरीर में वायरस जल्दी जल्दी डेवलप करता है, वो संख्या में मल्टीप्लाई करता है और इसीलिए आपके लिए मुश्किल होती है। उस वायरस को वही रोक देती है ये 2DG, और इसीलिए हम इसे वंडर ड्रग कह रहे हैं, इसे रामबाण कह रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे इनमास के डॉक्टर मेजर जनरल जेके बंसल, जो कि फॉर्मर एचओडी है इनमास INMAS, जो कि डीआरडीओ का विंग है जिसने निर्मित की है ये 2DG। और इसीलिए डॉक्टर बंसल, मैं आपसे पूछ रही हूं सर, सबसे पहले तो बधाई है डीआरडीओ को, क्योंकि एक वंडर ड्रग हम इसे कह रहे हैं जो बहुत कारगर होगी, मदद करेगी उन लोगों की जो कि कोरोना पॉजिटिव है। और सर जो ये बात कही जा रही है कि इसके रिजल्ट्स ऐसे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को
कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव कर देती है। कैसे काम करती है सर ये दवाई? ये दवाई जो है काम करती है कि जो वायरस सेल के अंदर में घुसता है उसको सेल के अंदर पेनिट्रेशन घुसने से बाद रोकती है ये जी। और ये दवाई जो है इसमें बेसिकली जो ग्लूकोज है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज वो ग्लाइकोसिस को रोकता है और रोकने के बाद में जो ये दवाई है वो वायरस को सेल के अंदर नहीं घुसने देती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाई को अर्ली स्टेज में देना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम स्टेरॉइड या प्रेडनिसोलोन को कहते हैं कि ये लेटर टाइम में देनी चाहिए, लेकिन जो ये दवाई है अर्ली देनी चाहिए। इससे रिकवरी जल्दी होती है। ऑक्सीजन की कमी की ऑक्सीजन बहुत कम देनी पड़ती है। तो जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही सिम्टम शुरू हों उसके साथ साथ ये दवाई दे देनी चाहिए। तो वायरस अंदर घुसेगा ही नहीं। जब अंदर घुसेगा नहीं तो कोई डैमेज नहीं करेगा, सेल डैमेज नहीं होगी। एक बार अगर सेल डैमेज होगी तो उस समय ये काम नहीं करता है जी। तब हमको स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि दवाई के कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं है। रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है। और सर डॉक्टर बंसल, ये कहा जाता है, मेरे दर्शक भी इसे बात को समझे, डॉक्टर मोहसिन वली हैं, डॉक्टर रवि मलिक हैं, हम उनको भी स्क्रीन पर ले। मैं डॉक्टर बंसल ये पूछ रही हूं कि हमेशा कोरोना के साथ वायरस आपके शरीर में मल्टीप्लाई करता है और वो एक तरह से आपके शरीर पर अटैक कर रहा है। ये दवाई उस वायरस को वहीं रोक देती है, इस तरह से ये काम करती है, ऐसा कहा जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बेसिकली वायरस सेल के अंदर घुसता है और वो एक प्रोसेस होता है, उसको हम ग्लाइकोसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को ये बंद कर देता है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, और जब उसको बंद कर देगा तो वायरस सेल के अंदर नहीं घुसेगा और बिना सेल के अंदर घुसे वायरस कोई एक्शन नहीं कर सकता। वो एक्शन ही उसका तब स्टार्ट होता है जब सेल के अंदर घुस जाता है। तो इसलिए ये दवाई बिल्कुल रोक देती है वायरस को वहीं पे और उससे आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी। ऑक्सीजन की भी आवश्यकता कम होगी। तो इस प्रकार से ये दवाई बहुत इफेक्टिव है जो कि अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल कर लेती है। और इसका जो सेवन है वो करीब 63 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में आता और सैचे होते हैं। सैचे को पानी में घोल करके पिला दिया जाता है। बड़ा आसान है, किसी इंजेक्शन को देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस दवाई का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे जो मोर्टेलिटी है और जो पेशेंट की सीरियस कंडीशन होने से बच जाती है, ऑक्सीजन कम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये दवाई बहुत ही यूजफुल है और इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही अच्छा प्रूव होगा। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर वली, अगर मैं आपसे पूछूं जी डॉक्टर वली, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों के लिए किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं है और बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं उनसे भी हम बच्चों को बचाते ही हैं। ऐसे में क्या ये जो DRDO द्वारा विकसित दवाई है, क्योंकि इसके लिए कहा जा रहा है ये बच्चों पर भी असर करेगी, ये आपको लगता है कि इस मुश्किल के समय में ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है? हाँ, ये अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों पर भी असर करेगी तो मैं कहूंगा तो मीठा खाने जैसा है। इट इज 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज का मतलब ये है एक ग्लूकोज का मॉडिफाइड वर्जन। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास बच्चों की दवाएं वो नहीं होती हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने कल ही चैनल पे बोला था कि जो लोग दवा अपनी खा रहे हैं वो सोच रहे हैं बच्चों को भी सेम खिला दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों के डॉक्टर और बच्चों की दवाएं अलग हैं। और इसमें जो ट्रायल्स हुए हैं ये 2 फेज में इनके 110 पेशेंट और 2B फेज में इनके करीब 200-300 के बीच में पेशेंट, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो उस पे जो हुए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर बंसल को और डॉक्टर बंसल की टीम को और जिन लोगों ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर DRDO के साथ काम किया है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बहुत खुश हूं इससे। लोगों में कितनी खुशी होगी कि हमने समथिंग इंडिजिनस डेवलप किया। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, वो बात ये है कि जब कोरोना संक्रमण होता है तो हमारे ये जो मसल्स होते हैं ना, ये जो मसल्स, इसको खा जाता है कोरोना। इसको हम ऑटोफेजी भी कहते हैं और आपने वर्ड सुना होगा मांस खाने वालों को कैनाबल्स कहते हैं, तो ऑटो कैनाबलिज्म भी कहते हैं। तो ये जो ऑटो कैनाबलिज्म होता है, सडनली आदमी का 10-15 किलो वेट कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो मसल्स को बॉडी खा जाती है वायरस के संक्रमण से। तो इस पे भी ये ब्रेक लगाती है दवा और
उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है जो हम ROS कहते हैं जिसको, और एंडोथेलियल डैमेज कहते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, उस सबको ये बाइंड करती है। ग्रेजुअली वी विल मोर अंडरस्टैंड इस दवा का काम। लेकिन बच्चों के लिए आपने जो बात की है वो बहुत अहम है, और बच्चों का रखरखाव, बच्चों को घर में रखना, बच्चों को मास्क नहीं लगा सकते वो, इसके अलावा दूसरी मुश्किल ये है वो मास्क नहीं लगा सकते, बहुत छोटे बच्चे गोद के, और उनको सब लेते हैं, आओ लल्ला गोदी में आ जाओ तुम्हें पुप्पी कर लें, और पप्पी कर लिया, वायरस लगा दिया बच्चे को और आप तो चले गए और बच्चा बीमार पड़ा है पालने में। तो ये सब नहीं करना है, और क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों को छूने मत दीजिए किसी को, नहीं तो वो डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल चला जाएगा, डॉक्टर मलिक के हॉस्पिटल में। डॉक्टर मलिक बच्चे को प्रोटेक्ट करिए। मैं आप सही कह रहे हैं, और भगवान ना करे कि जाना पड़े। और डॉक्टर मलिक क्योंकि खुद पीडियाट्रिशियन हैं, वो बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मलिक बेहतर बता सकते हैं। आपने बिल्कुल सही, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर वली जो कह रहे हैं बात, ये बिल्कुल सही है। ये समय नहीं है कि आप बच्चों को पुचकारें, उनके साथ समय बिताएं, थोड़ा आपको ये रिस्ट्रेन करना होगा, क्योंकि बच्चों के लिए हम बार बार कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है, बच्चों के लिए इलाज क्या है, उनसे दूरी। बिल्कुल, और मैं सुचरिता जी ये बताना चाहूंगा, अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक बच्चा जो था 3 महीने का, एक 4 महीने का, 2 बच्चों को डायग्नोस किया है कोरोना। तो कोरोना छोटे बच्चों में भी हो सकता है, तो ये हमारे को बड़ा खास ध्यान रखना है। दूसरा, ये दवाई के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब को भी, जिस बीमारी ने पूरे विश्व के नाक में दम कर रखा है, उसके लिए हमारे DRDO ने इस तरह की दवाई लाई है, और ये दवाई बड़ी सक्षम भी होगी क्योंकि इसके 3 फेज क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो गए हैं। क्लिनिकल 1 ट्रायल में इसको काफी देर से फॉलो कर रहा था, जून से इनके ट्रायल चल रहे हैं। फेज 2 ट्रायल के अंदर A में 6 हॉस्पिटल थे, B में 11 हॉस्पिटल थे, और फेज 3 ट्रायल में 27 हॉस्पिटल इन्होंने करके, और उसके बाद में रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारी दवाइयां 2 तरह की हैं, एक तो पहले हफ्ते में देने वाली, एक हफ्ते के बाद देने वाली। पहले हफ्ते में हम वो दवाइयां देते हैं जो कि वायरस की रेप्लिकेशन को रोक ले, वायरस की संक्रमण को रोक ले, तो ये पहले हफ्ते की दवाई है। दूसरे हफ्ते में तो फिर हम वही दवाई देते हैं जब संक्रमण हो गया, साइटोकाइनिन स्टॉर्म आ गया, तो फिर स्टेरॉइड्स और ये सब देते हैं। ये शुरुआती दौर में अगर ये दवाई दी जाए, और सबसे अच्छी चीज है इट इज रेप्लिकेबल, ये आप टन्स में बना सकते हैं, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, जो कि बड़े अच्छे से बन सकता है, और सैशे फॉर्म में आता है, पानी में घोल के बच्चे भी पी सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि इसको हम टन्स में बना के इमीडिएटली दे सकते हैं, और मैं इनको बड़ी मुबारकबाद देता हूं इस चीज के लिए, और ये एक बहुत बड़ी माइलस्टोन हमारे लिए चीज है। लास्ट में सुचरिता जी ये भी बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज होनी चाहिए। 20-22-25 लाख रोज की वैक्सीनेशन से हमारी 3rd वेव नहीं रुकेगी। 3rd वेव जो है ये पेंडेमिक की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, वो बार बार आता रहता है। स्पेनिश फ्लू भी 4 बार आया था। जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी ना बढ़ जाए ये वार करता रहेगा, तो ये तीसरा बार भी करने की पूरी संभावना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारी चिंता का विषय यही बना हुआ है, वैक्सीनेशन इमीडिएटली हमको इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन इंक्रीज करने से हम 3rd वेव से जाएंगे और हमारे बच्चे भी बच जाएंगे, और बच्चों की भी वैक्सीनेशन आनी बड़ी जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं इसी बात पर मैं आ रही हूं चारू आपके पास, क्योंकि मैंने शुरुआत इस डिबेट की इसी बात से की थी कि वैक्सीनेशन की डोजेस बढ़ाने की जरूरत है। अगर दिल्ली सरकार आपसे वैक्सीन की डोज मांग रही है, या फिर मध्य प्रदेश मांग रही है, या कोई भी राज्य मांग रहा है, उन वैक्सीन की डोज पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगानी है, इसीलिए ये डिमांड लगातार बनी रहेगी। इसकी आपूर्ति कैसे होगी चारू? सुचारिता, देखिए जिस तरीके से पहले वैक्सीन पे राजनीति करी गई, कितने सारे नेताओं ने इसको बीजेपी वैक्सीन तक बोल दिया। अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं वैक्सीनेशन से कुछ नहीं हो रहा। पहले तो मेरी उनसे ये विनती है कि इस तरीके का दुष्प्रचार ना करें। इस वजह से हमारे देश को, अपने लोगों को वैक्सीनेशन देने में आपत्ति हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो वैक्सीन के ऊपर बार बार संदेह होता है, कौन सी वाली वैक्सीन लगाई, ये वाली लगाई कि वो वाली लगाई, किसमें साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं, इस डिस्कशन से दूर रहिए। सतीश जी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे ऊपर मत बोलिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। तीसरी बात सुचारिता ये है कि जब वेव चल रही होती है, वेव के बीच में मुश्किल है हमें लोगों को बोलना, घर के बाहर निकल के आप जाएं। हाँ, देखिए मैं एक चीज कहूंगी सतीश जी, आपकी डॉक्टर्स को आपने देखा किस तरह से बात कर रहे थे एक एक करके, और वो जिस तरह से बात कर रहे थे लोगों को उनकी बात समझ में आ रही थी। आपकी बात समझ नहीं आएगी सर, वो जो सौहार्द दिखा रहे हैं वैसा आप भी दिखाइए ना सर। नहीं, एक मिनट, चारू बात कंप्लीट करिए, उसके बाद सतीश जी, चारू बात कंप्लीट करिए।
जी जी, नहीं देखिए सुचारिता, हमारे विपक्ष की परेशानी ये है कि वो किसी की काम की बात पहुंचाना नहीं चाहते जमीन तक, यहाँ पर बैठकर भी शोर शराबा करेंगे। आपको अपने देश पर गर्व होना चाहिए सतीश जी, सरकार पर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इस वक्त जनता का साथ दीजिए, देश का साथ दीजिए। हम यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वो लोगों के भले की बातें कर रहे हैं। तो जब वेव चल रही होती है सुचारिता, उस वेव के समय मुश्किल होता है। हम लोग देखिए ये फिर शुरू हो गए। सतीश जी बोलिए सतीश जी, मुझे मालूम है आप टीवी पे बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है पूरे समय बोलना। आप अपनी बारी का इंतजार भी कर सकते हैं और इसी को शिष्टाचार कहते हैं। धन्यवाद सुचारिता। जैसे जैसे और वैक्सीन हमारे देश में इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे जैसे सीरम इंस्टीट्यूट की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की उपलब्धि बढ़ती जाएगी। हमें यह भी बता देना चाहिए लोगों को कि अब प्रदेश अपनी वैक्सीन अपने आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज ओडिशा के पास अपनी इंडिपेंडेंट वैक्सीन की सप्लाई पहुंची है जो केंद्र सरकार ने नहीं दी, ओडिशा ने अपने आप इस वैक्सीनेशन को लिया है। तो अब खोल दिया गया है ये सिस्टम। तो मेरी केंद्र सरकारों से भी ये विनती है कि आप अपनी जब वैक्सीन भेज रहे हैं, याद दिलाइए प्रदेश सरकारों को कि वो अपना अपना कोटा भी बुक कर दे और उनको मंगवा के लोगों को लगाना शुरू करें। जो लोग वैक्सीनेशन की बात करते हैं, मैं उनको बताती हूँ आज भी केंद्र सरकार राज्यों को भी प्रोएक्टिव होकर काम करना है। मैं बार-बार कह रही हूँ, सब जगह भेज रही है। अजय जी, इसमें दिक्कत क्या है? राज्य भी थोड़ा प्रोएक्टिव हो। जी आप लोग मैडम, मैडम और अजय जी, आपसे एक बात मैं कहना चाह रही थी, पिछली बार ये बोलना छूट गया था, आप दवाइयों की और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। भाई ऑक्सीजन तो सारी की सारी आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे मिलती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। दवाइयों का काला धंधा दिल्ली सरकार तो रोक नहीं पा रही है, लेकिन आपको उल्टा सीधा सुनाने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार मिलती है। पकड़े जाते हैं कालाबाजारी करते हुए। कितनी शर्मनाक बातें हैं कि लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। 5% जीएसटी आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुझ में हिम्मत है, मैं सारे काला बाजारियों को एक रंग से वोट देती हूँ। क्या आप ये बात केजरीवाल के लिए बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं सर, मुनाफाखोरी इस मुश्किल के समय में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति कर रहा है तो उसकी सजा एक ही है, जेल। और उसकी सजा ये भी है कि उन्हें उनकी सजा ये भी है कि उनका चेहरा दिखाया जाए और उन्हें लोगों तक बताया जाए कि ये है जनाब जिनको इस मुश्किल के समय में भी पेट में दर्द था कि ये पैसे बना ले। यही सजा हो सकती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। अजय जी, वो आपके दल से जुड़ा हो, चारू के दल से जुड़ा हो, यही सजा है बस कि उनकी शक्ल दिखाकर कहा जाए ये है जिनको इस मुश्किल के समय में भी पैसे बनाने की पड़ी थी। लेकिन मैं एक और बात बता रही हूँ, लोगों को एक्सपोज करा जाए। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और मैं इसीलिए कुछ जानकारी भी अपने दर्शकों के साथ बीच बीच में साझा कर रही हूं। जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं वो उन्हें एक और बीमारी का सामना करना पड़ रहा है जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। अब ये ब्लैक फंगस क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं, कई राज्यों में सामने आ रहे हैं जिसमें इस ब्लैक फंगस का अटैक हुआ है और इसमें लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है। आंखों की रोशनी चली जाना सोचिए कितना गंभीर है। और जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उनको ये समस्या हो रही है। गुजरात में 40 ऐसे मामले आए जिनमें से 8 की आंखें चली गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और पैरालिसिस का खतरा इसमें बढ़ जा रहा है। पैरालिसिस का खतरा और साथ ही हार्ट अटैक का खतरा, क्योंकि ये आपकी इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से अटैक करती है। अब मैं इसके बारे में, इस ब्लैक फंगस के बारे में अपने डॉक्टर से पूछूंगी, क्योंकि ब्लैक फंगस क्या है, ये उसके लक्षण क्या है। मैं आपके पास आऊं पहले डॉक्टर वली। इस ब्लैक फंगस को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कोरोना से जो संक्रमित है उन लोगों को ये ज्यादा अटैक कर रहा है। क्या है ये ब्लैक फंगस सर, क्योंकि इसका एक डर बढ़ गया है, कई मामले अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं। देखिए, ये पहले भी होता था और ये संक्रमित व्यक्ति की चूंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, अगर वो गंदे पानी के कांटेक्ट में आता है या कभी कभी वेरी रेयरली आईसीयूज के अंदर भी ये पाया जाता है। और इसकी जो दुविधा है वो ये है कि एक बार किसी अंग में लग जाता है, ये नाक से भी प्रवेश कर सकता है, ये आंख से भी प्रवेश कर सकता है और ये एक्सट्रीमिटीज से भी प्रवेश कर सकता है। और इसकी दुविधा ये है कि हमको इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई करोड़ रुपए की दवाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसके लिए हम एक खास एम्फोटेरेसिन बी नाम की दवा यूज करते हैं, लेकिन वो उससे पहले ये क्या शरारत करता है, अभी मेरे पास में आपको शायद फोन नहीं है, नहीं तो मैं फोटो दिखाता।
एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी आंख बाहर आ रही है, आंख के पीछे फंगस चला गया, वहां से मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं ये ब्रेन में न चला जाए। मैंने उसको इमरजेंसी डिस्चार्ज कराकर दूसरे हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के पास भेजा है जो इसका इलाज करते हैं। तो ये फंगस बहुत खतरनाक है, और जो खास बात इसकी है, हम जितना हिस्सा काटते जाते हैं इस फंगस से इन्फेक्टेड, वो उसके आगे से बढ़ता जाता है और दिखता नहीं है। तो बहुत से लोगों की आंखें, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बताना, निकालनी पड़ी हैं। बहुत से लोगों की एक्सट्रीमिटीज निकालनी पड़ी हैं, बहुत से लोग के फेस का हिस्सा निकालना पड़ा है। हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में इस पे बहुत काम हुआ था पिछले एपिसोड में, और वहीं के डॉक्टर्स, आजकल सब ईएनटी के डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं, आई के डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यही बात मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि कैसे जो ब्लैक फंगस से जिन लोगों को ब्लैक फंगस का अटैक हुआ, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर मलिक, ये खतरनाक है, और मैंने कई मामले जैसे बताया कि गुजरात में 40 मामले आए और 8 की आंखों की रोशनी चली गई। सबसे ज्यादा असर ये आपकी आंखों पर करता है। सुचरिता जी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो बीमारी है इसको म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं, ब्लैक फंगस होती है। जनरली ये फंगस जो है सॉइल में भी मिलती है, एयर में भी मिलती है, और जो रॉटन वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर मिलती है। ये किसी तरह से हमारे शरीर में एंटर कर जाती है थ्रू एयर ओनली, और उसके बाद में क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बड़ी कम होती है, और खास करके हमें स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं इस बीमारी में, तो वो भी इम्यूनिटी कम करते हैं। और डायबिटिक्स में ज्यादा देखा गया है, जो डायबिटिक्स रिकवर करते हैं उसमें ये ब्लैक फंगस की ज्यादा बीमारी देखी गई है। हाल ही में 3 दिन पहले हमारे इधर एक पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन हुई थी, और ईएनटी वाले को पूरा अंदर से पूरा साइनसेस वगैरह क्लियर करने पड़े थे। सर्जिकल इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है, इसके अंदर मॉर्टेलिटी भी हाई हो सकती है, मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। और ये ना केवल नाक, साइनसेस, आंख तक जाता है, लेकिन इसकी जड़ें ब्रेन और लंग्स तक भी पहुंच सकती हैं। तो ये डेफिनेटली एक खतरनाक बीमारी। एक चीज और बताना चाहूंगा, लेकिन समय रहते अगर ये पता चलती है तो इसका इलाज संभव है। हमारे पास एंटी फंगल ड्रग्स भी हैं, और सर्जरी भी इसमें अक्सर हमारे को करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कोविड के बाद में जो 6 हफ्ते का पीरियड है वो बड़ा ही वल्नरेबल पीरियड है, जिसमें कि पेशेंट को तरह तरह की इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ब्लैक फंगस एक अलग चीज है, कार्डियक एरिथमिया। जी डॉक्टर साहब, कौन-कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है, और कईयों को क्लॉटिंग रिलेटेड भी होती है। तो जब आप कोविड से रिकवर कर गए तो 6 हफ्ते आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना बड़ा जरूरी है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके अंदर आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो हमें कोविड से रिकवरी के बाद में उस फेज में अपने आप को इन्फेक्शन से भी बचाना है, और अपने डॉक्टर के टच में भी रहना है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, अक्सर लोग सोचते हैं कोविड से निकल गए तो सब कुछ ठीक हो गया। 6 हफ्ते तक यू विल हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। डॉक्टर बंसल, क्या दिक्कतें हो सकती हैं कोविड के बाद? जैसे कोविड की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आ गई, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं हमें थकान हो रही है, हमें फटीग महसूस हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा भी बहुत सी और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनका ध्यान रखना है। देखिए, इसमें जो है, जो अभी मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है जी, और खास करके जो आपका लंग है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। जब लंग में रिकवरी के बाद जो फाइब्रोसिस होता है तो लंग की कैपेसिटी घट जाती है, आपको सांस फूलता है, हाँ। मसल्स में भी इफेक्ट पड़ता है, हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो इससे रिकवर करने के बाद में कम से कम भी 4-6 हफ्ते बहुत ही सावधान रहना है। और क्योंकि पेशेंट को स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन का भी डर रहता है। म्यूकोमाइकोसिस के बारे में, जो ब्लैक फिंगर है, उसके बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स काफी दिन तक ऑक्सीजन पर रहते हैं और ये ऑक्सीजन पानी के थ्रू पास होती है, और वो जो पानी के थ्रू स्टेगनेंट वाटर होता है उसमें फंगस पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि बार बार पानी को चेंज किया जाए जिसके थ्रू ऑक्सीजन पास की जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को देने से पहले इसका ह्यूमिडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो पानी भी आवश्यकता है, और जो नेजल कैनुला है जो नाक के थ्रू हम देते हैं उसका चेंज करना भी जरूरी है। तो इन सावधानियों को रखते हुए हम जो म्यूकोमाइकोसिस, ब्लैक फंगस का जो एक बहुत बड़ा खतरा है, जो बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो इन चीजों को, और क्योंकि हम पेशेंट को स्टेरॉइड्स देते हैं तो स्टेरॉइड से जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो उसमें सभी तरह के इन्फेक्शन, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या कोई चेस्ट का इन्फेक्शन हो
या डायबिटीज के केसेस में और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और तो और जो आपके जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसे डॉक्टर वली ने भी कहा था, मस्तिष्क के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी मस्तिष्क भी कमजोर हो जाती है। हम कितनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं ये हम सब जान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विनय जी मैं आपके पास आ रही हूँ, विनय जी और सतीश प्रकाश जी। सतीश प्रकाश जी पहले आप बोल लीजिए, क्योंकि वरना आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। इसीलिए सतीश जी, एक मुश्किल का समय है और मैं बार बार कहती हूं कि इस मुश्किल के समय में थोड़ा एक होकर चलना जरूरी है। आप सुझाव दीजिए, लेकिन आप सुझाव इस तरह से दीजिए कि ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ लड़ाई के मूड में साथ काम करने के नहीं। देखिए सुचारिता जी, ये समय सवाल उठाने का नहीं है। सरकार की नाकामियां हैं, ये जग जाहिर हो चुका है, लेकिन अब हमको चर्चा इस बात के ऊपर करनी चाहिए कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों का लोगों के बेहतर जीवन के लिए कैसे प्रयोग किया जाए। जो सरकार का मिसमैनेजमेंट अब तक हुआ है, अब भविष्य में ऐसी चर्चा हमको करनी चाहिए, उन खामियों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि सरकार मिसमैनेजमेंट ना हो। आपने अभी कार्यक्रम में दिखाया कि एयरपोर्ट के ऊपर तमाम दुनिया की जो आपके पास मदद मिली, उस मदद को भी सरकार जो है, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं फिर ये कहूंगा कि आप ऑक्सीजन के ऊपर चर्चा करें, या क्रिटिकल पोजीशन की जो सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, उनको आप एक दिन में नहीं बढ़ा सकते, उनको बढ़ाने के लिए समय चाहिए। मुद्दा ये है कि लोगों को ऐसी क्रिटिकल पोजीशन से रोकने के लिए सरकार के पास आपने जो बात कही, मैं विनय जी आपके पास आ रही हूँ। विनय जी, जो बात सतीश प्रकाश ने कही, हम रोज तस्वीरें देख रहे हैं कि मदद आ रही है, अलग अलग देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, फिर लोग पूछ रहे हैं कि ये मदद तो आ रही है लेकिन जा कहां रही है, लोगों तक पहुंचने के लिए फिर अभी भी इतनी किल्लत क्यों है? सुचारिता, आज जिस विषय पे आपने शो रखा है, आप समझ रही है क्या मामला है। एक ड्रग्स का इजाद हुआ है और दुनिया भारत की ओर देख रही होगी, और इस बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लूकोज बेस्ड है, बहुत रेयर इसमें कंपोनेंट्स नहीं लगने हैं, और भारत के साथ साथ हम पूरी दुनिया का इलाज कर सकते हैं। ये जो खबर है, ये अपने आप में नई ऊर्जा भरने वाला है, और इतनी पॉजिटिव खबर है कि ये इससे एक नई आशा बनती है केवल भारत के ही नागरिकों को नहीं, पूरी दुनिया को भी। अब आप समझिए कि पैनल में 3 डॉक्टर हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, सचेत भी कर रहे हैं बीमारियों को लेकर के, और लोगों में पॉजिटिविटी भी भर रहे हैं। सतीश जी और अजय जी वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी, ड्रेक ओब्रायन कर रहे हैं कि साहब अरे इसको सेलिब्रेट तो कीजिए, इसके बारे में लोगों को कहिए तो हाँ भाई ये डीआरडीओ को बधाई तो दीजिए, बोलिए कि हाँ ये वाकई एक वंडर ड्रग है और आपका वंडर ये एक अनूठा लोगों के लिए अपना इस वक्त परिवार से जुड़ा, स्वास्थ्य से जुड़ा डर इतना ज्यादा है कि शायद सेलिब्रेशन थोड़ा कम हो, लेकिन गर्व पूरा है। सर, मैं ये कह सकती हूँ कि गर्व पूरा है। सेलिब्रेशन भले ही कम हो सकता है, लेकिन हर भारतीय को गर्व है कि हम लगातार वैक्सीन्स भी बना रहे हैं और दवाइयां भी, क्योंकि वही कारगर होगा इस पूरे युद्ध में कोरोना के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।